हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मोटिवेशनल सेशन बहुत कुछ आपके लिए लेके आते हैं। आज कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास हमने छोड़ी थी क्विट इंडिया मूवमेंट जस्ट स्टार्ट करवा के। कॉन्सेप्ट समझेंगे आज उसका भी, और दो इंपॉर्टेंट चीजें आज कवर करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका राजगोपालाचारी फॉर्मूला और एक है देसाई लियाकत पैक्ट। आज हम बात करेंगे उन दोनों चीजों की भी, और साथ में जो अपना क्विट इंडिया मूवमेंट है उसको ओवरऑल देखेंगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस किस ने क्या क्या किया था। जैसा कि आप लोग जानते हो हम लोगों ने कुछ फुल कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। तो अगर आप यूपीएससी या एसएससी को स्पेसिफिक टारगेट रख के एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच करके तैयारी करना चाहते हो तो हम लोगों ने बहुत ही नॉमिनल से फीस में, जैसे आप लोग को पता ही है, कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। एडमिशन अभी भी ओपन है, शायद 22-23 सीट बची होंगी यूपीएससी के अंदर, और एसएससी की अभी जस्ट क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। सीजीएल की 2800 रुपए फीस है। अगर आप पूरा चाहते हो तो 5000 रुपए फीस है, उसमें सब कुछ है 2 साल तक। और ये भी आपका 16000 रुपए है, जिसमें आप अप्रोक्सीमेटली जब तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं हो जाता 2021 का, तब तक आपके पास कोर्स रहेगा। और अगर आप 2022 टारगेट करते हो तो भी आपके पास 2022 के मेंस तक कोर्स रहेगा। उसकी फीस 20,000 है 2 साल के लिए। तो हम लोगों ने ये नॉमिनल फीस में कोर्स लॉन्च किए हुए हैं। इसमें प्री मेंस इंटरव्यू तक का सब कुछ कवर है। ऑप्शनल के लिए बहुत डिमांड आ रही थी, ऑप्शन हम लोग अलग से लॉन्च करेंगे, वो हम अक्टूबर एंड तक लॉन्च कर देंगे। काफी सारे ऑप्शंस की हमने लिस्ट बनाई है और टीम तैयार करी है, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। एडमिशन लेने का सिंपल प्रोसेस है, जो पहला कमेंट है ना वो जाके देख लेना, उसमें सारी डिटेल होंगी। बाकी वेबसाइट पे जाके आईडी पासवर्ड बनाना है, फिर लॉगिन करना है, कोर्स पे क्लिक करना है, और इंस्टॉलमेंट भी अवेलेबल है आपके पास, 1 2 3 जैसे चाहे वैसे दे सकते हो। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो कायदे से तो फिर आ जाओ। तैयारी करने के लिए प्लेटफॉर्म पूरा रेडी है और कंटेंट है ही और फैकल्टी है ही। बाकी मैं तो हूं ही जो जीएस आपको कंप्लीट करा रहा हूं। पूरा सिलेबस कराया जाएगा, आपको सिर्फ जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ना है, कुछ भी कहीं से रेफर नहीं करना है। क्वेश्चन सेशन, योजना, कुरुक्षेत्र सब कुछ करवा देंगे। सब कुछ चल रहा है रेगुलर रूटीन के अंदर, आपको कहीं से कुछ रेफर नहीं करना है। नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बात करते हैं अपनी क्लास की, कंटिन्यूटी मेंटेन कर लेते हैं। अब हमें इतना पता है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में इंडिया में आ चुका था। क्रिप्स भाई साहब आए थे, सबसे मिले थे, बहुत दोस्ती यारी निभा रहे थे। गांधी जी से मिले थे, दोस्ती कर ली थी। उसके बाद जिन्ना भाई साहब से मिले थे, दोस्ती कर ली थी। बट दोनों की दोस्ती उनको पसंद नहीं आई थी, क्योंकि जब क्रिप्स मिशन के प्रपोजल आए थे तो उस प्रपोजल का जो पहले पॉइंट था ना, वो था डोमिनियन स्टेटस, जो गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैंने आपको बताया था, गांधी जी को गुस्सा आया था। उन्होंने कहा था अब मैं इस क्रिप्स को बुला के इसके सर पे ये चरखा मार दूंगा। उधर जिन्ना को भी बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि जिन्ना एक चीज ठान चुका था कि मैं उसी डॉक्यूमेंट को मानूंगा जिस डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर लिखा होगा, लो तुम्हारा पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान दोगे तभी मैं बात मानूंगा, पाकिस्तान नहीं दोगे तो मैं कोई बात देखूंगा ही नहीं। अभी इंडिया के अंदर कुछ सिस्टम ऐसा चल रहा था, क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था, वर्ल्ड वॉर 2 चलती चली जा रही थी, और वर्ल्ड वॉर 2 में जापान जो था वो ब्रिटिशर्स को बहुत पीट रहा था। छोटे छोटे जापानी चढ़ चढ़ के डंडे ही डंडे ब्रिटिशर्स को मार रहे थे, और ब्रिटिशर्स इस वजह से काफी परेशान हो चुके थे। क्रिप्स मिशन इधर फेल हो चुका था, और क्रिप्स मिशन के फेलियर की वजह से यहां पे गांधी जी, कांग्रेस, ये लोग बोला चुके थे, गुस्साए बैठे थे। उधर जिन्ना गुस्साया पहले से ही घूम रहा था, क्योंकि जिन्ना को पाकिस्तान ही चाहिए था। अगर उसको कोई भी एक बंदा आके बोल देता कि अब तुम्हारे को हम पाकिस्तान देंगे, तो वो उस समय उस आदमी का बेस्ट फ्रेंड बन जाता, लेकिन उसको कोई बोल नहीं रहा था। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे 3 लोगों के बीच में स्ट्रगल चल रहा है। एक है ब्रिटिशर्स, एक है मुस्लिम लीग और एक है कांग्रेस। तो इन तीनों के बीच में आपस में भिड़ंत चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं, जब हमारा क्रिप्स मिशन आता है और क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, क्योंकि क्रिप्स मिशन से काफी लोगों को उम्मीद होती है, पर क्रिप्स मिशन जब फेल हो जाता है तो कांग्रेस को बहुत ही भयंकर गुस्सा आता है। कांग्रेस अब गुस्सा जाती है, और कांग्रेस जुलाई 1942 में कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी होती है वो एक मीटिंग बिठाती है, बैठ जाते हैं, गुस्से में कहते हैं चाय में रहो, आज 1000 रुपए की चाय पियेंगे और बिस्किट खाएंगे मैरीगोल्ड, लेकिन आज हम डिसाइड कर लेंगे कि अब हम ब्रिटिशर से कोई उम्मीद रखेंगे ही नहीं। ये लोग चाय मैरीगोल्ड खाने पीने बैठ जाते हैं। कांग्रेस अपनी मीटिंग करती है और यहां पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि लेट्स स्टार्ट आवर मूवमेंट। अब हम अपना मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। कौन सा मूवमेंट की बात हो रही थी? क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही थी। इन्होंने कहा कि अब जो है, अब तो मूवमेंट ही होगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारी सुन नहीं रहे। इतने दिनों से हम बोल रहे हैं, 10 साल 12 साल हो गए, इनके दिमाग में चीज घुस नहीं रही, तो अब हम घुसाएंगे ही नहीं इनके दिमाग में वो चीज। अब तो हमें चाहिए कि भैया तुम यहां से सीधा पतली गली पकड़ के अपने लंदन की तरफ निकल लो, क्योंकि ये इंडिया हमारा है और हमें अब फ्री इंडिया चाहिए। इनकी डिमांड एकदम क्लियर हो चुकी है। जो मैं बोल रहा हूं वर्ड, उन वर्ड को पकड़ते रहना। इनकी दिमाग एकदम क्लियर हो चुका है कि फ्री इंडिया चाहिए। फ्री मतलब अब तो तुम निकलो, अब बातचीत नहीं होगी। अभी तक तो बातचीत कर रहे थे ना, अब बातचीत नहीं होगी। और ये कहते हैं कि अब मूवमेंट स्टार्ट होगा। गांधी जी और कहते हैं कि बिल्कुल होगा। और 8 अगस्त बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान, वहां पे ये डिसाइड करके रेजोल्यूशन पास करते हैं
कि अब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन कि ब्रिटिशर्स भारत छोड़ो, ब्रिटिशर्स निकलो यहां से, 8 अगस्त को लॉन्च हो जाता है। कांग्रेस पूरे लीडर्स जोश खरोश के साथ आगे बढ़ने को तैयार होते हैं, लोगों तक भी बातें पहुंचाते हैं, क्योंकि अब तक देखो अभी सिनेरियो डिफरेंट है। अभी तक जो भी मूवमेंट हो रहे थे, चाहे आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, ठीक है, पढ़ाया है मैंने आपको, लेक्चर सारे देखना, आपको सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाइन से लिंक मिल जाएंगे। चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, और चाहे ये क्विट इंडिया मूवमेंट हो, जितने भी मूवमेंट हुए हैं, हर मूवमेंट के अंदर मास पार्टिसिपेशन हुआ है, लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। बट पहले जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और अब जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं ना, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। पुराने जमाने में लोगों को टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आता था, पुराने जमाने में लोग इतने अवेयर नहीं थे, पुराने जमाने में जो एलीट क्लास होती थी, जो हाई रैंक ऑफिसर्स होते थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोलते नहीं थे क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता था। बट अब सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है। इस टाइम पे हर इंसान ये चाहता है कि ब्रिटिशर्स तुम निकल जाओ, क्योंकि हम कैपेबल है। तो अभी लोगों के अंदर दिमाग भी है, लोग तैयार भी हैं, और वो लोग भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है जो कभी ब्रिटिशर्स के लॉयल हुआ करते थे। वो एलीट क्लास, वो पढ़े लिखे लोग भी इस समय ब्रिटिशर्स को नहीं चाहते कि वो इंडिया में रहे। समझ में आ रहा होगा। तो 8 अगस्त को ये लॉन्च करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने के साथ साथ सारे लीडर्स उस मूवमेंट को लीड करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। अब सुनो एक ट्विस्ट, जैसे ही 8 अगस्त को ये मूवमेंट लॉन्च होता है, 9 अगस्त को सारे के सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, सारे के सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है। सारे लीडर्स को एक दिन में ही ब्रिटिशर्स सारे लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। अब आपने मेरे कॉन्सेप्ट को हमेशा पकड़ा है, जब भी किसी मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं तो एक लीडर आगे होता है। जब तक वो लीडर होता है, वो मूवमेंट को एक चैनल मिल रहा होता है, एक प्रॉपर पाथवे मिल रहा होता है, लीडर रास्ता बता रहा होता है, लोग पीछे जोश के साथ डंडा वंडा लेके आ रहे होते हैं। जब लीडर ही गायब हो गया बीच से, तो अब लोगों की एनर्जी का क्या होगा? लोग तो गुस्साए बैठे। तो जब गांधी जी और बाकी सारे लीडर्स 9 अगस्त को अरेस्ट हो जाते हैं, अभी तक मैंने हमेशा आपको बताया था, जब भी ऐसा होता रहा है पुराने जमाने में, तो मूवमेंट कहीं ना कहीं दब जाता है, क्योंकि मूवमेंट उस समय वायलेंट हो जाता है, और वो वायलेंस जो होता है वो ब्रिटिशर्स के लिए पॉजिटिव होती है चीज। गांधी जी ने कभी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया। उसका रीजन यही था, वो जानते थे कि वायलेंस तुम कितना कर लोगे, ब्रिटिशर्स के पास आर्मी है, फोर्स है, वो तुम्हें दबा के बैठा देंगे। लेकिन यहां सिचुएशन डिफरेंट थी। यहां पे वो जो आर्मी जो दबा के बैठाती थी ना, वो आर्मी ही ब्रिटिशर्स के साथ नहीं थी। अब वो आर्मी ही ब्रिटिशर्स के साथ नहीं थी। ये भी मैं आपको सुभाष चंद्र बोस वाले केस में समझा चुका हूं। वो आर्मी ही ब्रिटिशर्स के साथ नहीं थी, वो पहले ही उनके मन में खराब चीजें ब्रिटिशर्स को लेकर आने लग गई थी। दूसरी चीज, जो लोग थे, अब वो लोग लीडर के हटने के बाद भी मूवमेंट में बोराए नहीं, ये ध्यान रखना, वो बोराए नहीं। उनकी जो एनर्जी थी ना, वो अभी भी चैनलाइज्ड रही। उसका बहुत बड़ा रीजन था, चाहे बड़े लीडर सामने से हट गए हो, लेकिन कुछ ऐसे लीडर थे जो सीक्रेट तरीके से लोगों का सपोर्ट कर रहे थे, लोगों को रास्ता दिखा रहे थे। कुछ ऐसे लीडर्स थे जो छुप के काम कर रहे थे, ऐसे लीडर्स थे। उन लोगों ने इस मूवमेंट को आगे तक प्रोसीड किया। अब आप 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पकड़ो, उसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अभी तक हमने 3 मूवमेंट देखे जिनके बारे में बातें सुनी है, अभी क्विट इंडिया को तो भी और पढ़ेंगे। पहले हमने देखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कॉपरेट नहीं करेंगे। मैं अगर कॉलेज जाता हूं तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं अगर जॉब पे जाता हूं तो मैं नहीं जाऊंगा। कॉपरेट नहीं करना। कॉपरेट नहीं करने का मतलब ये नहीं होता है मैं लॉ तोड़ रहा हूं, लॉ ब्रेक नहीं होता। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कोई लॉ ब्रेक नहीं हुआ था, सिर्फ कॉपरेट नहीं करेंगे। अगर मैं स्कूल नहीं जा रहा, भैया मैं नहीं जा रहा, मेरा मन, मैं तो नहीं जाऊंगा, है पकड़ के जेल में थोड़ी बंद कर दोगे, स्कूल नहीं आया बेटा तुम आज, ऐसा थोड़ी होता है। दूसरा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डिसओबे किया तो लॉ टूटा, डिसओबे किया लॉ टूटा। बिल्कुल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लॉ नहीं टूटा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लॉ टूटा था, और क्विट इंडिया मूवमेंट में सब टूट जाएगा, आदमी तक तोड़ दिए गए। क्विट इंडिया मूवमेंट इतना भयंकर तरीके से वायलेंट मूवमेंट बन गया था कि आप सोच नहीं सकते हो, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ब्रिटिशर्स का भी रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रिस्पॉन्स था, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत एग्रेसिव हो चुका था। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ चुका है। इधर जो लोग इतना गुस्सा रहे हैं, जो मैं ये मूवमेंट बोल रहा हूं, ये मूवमेंट इतना एग्रेसिव हुआ कि उसके कई रीजन है। एक तो लोग बहुत टाइम से फ्रस्ट्रेट चल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं निकलता है। दूसरा, लीडर्स जो थे वो अरेस्ट हो गए, और गुस्सा बढ़ा, और समझ थोड़ी सी गई कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लोगों के दिमाग में वो चीज थी, जब तक लीडर्स थे, जब नहीं है प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। उसके बाद 2-3 चीजें कुछ ऐसी हुई जिसकी वजह से लोग और ज्यादा बुलाने लगे, जैसे प्राइस राइस, महंगाई बहुत बढ़ गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ब्रिटिशर्स का बहुत खर्चा हुआ, वो खर्चा वसूलते वो एक ही जगह से थे, इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स कोई भी लॉस हो रहा है ना, उनको यही दिखता था, इंडिया, यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, गरीब के घर से तकिया भी निकाल लो। अपने अगर तकिया कहीं से पड़ रहा है तो गरीब के घर से, 3 गरीब के घर से 3 तकिया उठा के ले आओ।
इनका सिंपल फंडा था, हम इंडिया में से ही सब चीजें निकालेंगे। तो इन्होंने क्या किया, प्राइस राइज कर दिया, चीजों को महंगा कर दिया, जिससे पैसा निकाल पाए, जो अपना वहां लॉस हुआ है। तो उससे आम जनता और खराब हुआ। पैसा आज भी अगर हमारे पास पैसा कम होता तो हम सरकार को गाली देते कि भाई प्राइस पैसा महंगाई बढ़ गई है ना। तो इसका मतलब सरकार उस समय क्या थी, ब्रिटिशर्स थी, तो लोग ब्रिटिशर्स को गाली दे रहे थे, तो आम जनता भी बहुत ज्यादा गुस्साई हुई थी। जापानी जो थे वो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज्यादा अंदर आ घुस चुके थे। मैंने आपको बताया था चाइना में परेड करा दी थी। जापान इतना अंदर आ चुका था कि अभी लोगों को यह डर था कि अगर जापान ने ब्रिटिशर्स के चक्कर में इंडिया पे अटैक कर दिया, क्योंकि जापान तो ब्रिटिशर से लड़ रहा है, तो इंडिया पे अटैक कर दिया तो कल जापान की कॉलोनी हो जाएगा इंडिया, और अब बर्बाद हो जाएंगे और ज्यादा। तो यहां पे और ज्यादा लोगों के अंदर एक डर था। तो जो अमीर और एलीट क्लास के लोग थे उनके अंदर भी ये डर था कि जब तक ब्रिटिशर से तो अपना चल रहा है, पर कल जापान आ गया तो इनका तो सिस्टम ही अलग है, ये तो हमें और टेंशन देंगे, इसलिए बेटर ये है कि ब्रिटिशर्स को निकालो बाहर। तो वो कुछ भी करके दे वांटेड कि ब्रिटिशर शुड गेट आउट फ्रॉम हियर, वो चाहते थे सबके सब। ठीक है, नारा लगाया गया डू और डाई, करो या मरो का नारा आ गया क्विट इंडिया मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ज्यादा पूरी तरीके से फैल रहा था। 9 अगस्त को अरेस्ट के बाद और ज्यादा लोग अग्रेसिव हो गए, और ज्यादा वायलेंट हो गए, लोग बहुत भयंकर तरीके से वायलेंट हो गए। उस वायलेंस हुए उसका रिस्पांस कुछ ऐसा आया कि ब्रिटिशर्स ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, ब्रिटिशर्स ने गैसेस छोड़ना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। 10,000 लोग मरे थे, 10,000 लोग मरे थे। ये तो ऑफिशियल डेटा है, रियलिटी में पता नहीं कितने मरे होंगे। कुछ सीक्रेट लीडर्स जो सपोर्ट कर रहे थे मूवमेंट को, जो मूवमेंट चला रहे थे। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे आदमी पे कितनी भी एनर्जी हो, कितना भी दिमाग हो, कहीं ना कहीं उसे लीडरशिप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक लीडर चाहिए होता है जब वो नया नवेला उतरता है तो उसको चाहिए होता है कोई बंदा उसको सही रास्ता दिखा दे। जब सही दिखाने वाले रास्ते ही नहीं है, लोग ही नहीं है वहां पे, लीडर ही नहीं है, गांधी जी नहीं है, बड़े बड़े लीडर्स नहीं है, तो अब कौन सही रास्ता दिखाएगा। तो कुछ लोगों ने उस चीज का बेड़ा उठाया, कुछ सीक्रेट लीडर्स ने। अब सीक्रेट चीजें कैसे हो रही थी, छुप छुप के प्रिंटिंग हो रही थी, छुप छुप के रेडियो लाइन एयर हो रही थी। ब्रिटिशर्स घूमते हुए जा रहे हैं, लिथिंगो जा रहा है, उस समय वाइसरॉय अटेल था, वो जा रहा है, उसको एक पैम्पलेट पड़ा मिला, उसमें लिखा था ब्रिटिशर्स को मारो डंडा। ऐसे मिला नहीं हो, मैं बता रहा हूं आपको। उसने उठाया, उसने कहा ये पैम्पलेट छपा कहां, पता नहीं, किसी को नहीं पता। आगे बढ़ा, एक और पर्चा पड़ा मिला, ये कहां छपा, ब्रिटिशर्स को गिरा गिरा के मारो, उसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब कहने का ये है कि वहां पे पैम्पलेट्स इस तरीके से छप रहे थे और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, किसी को पता नहीं था कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, किसी को पता नहीं था। रेडियो, एक लेडी थी उषा मेहता, इन्होंने कहीं पे अंडरग्राउंड अपना सिस्टम सेट कर लिया और वहां से रेडियो लाइन पकड़ के, फ्रीक्वेंसी पकड़ के एयर करने लगी, बोलने लगी। अब उधर लिथिंगो घर में बैठा हुआ है, चाय पी रहा है, और उसने रेडियो ऑन किया, उसमें आ रहा है कि लिथिंगो बहुत बड़ा बदतमीज है। रेडियो में उसको सुनाई दिया, उसने कहा भाई ये कौन बोला, ये कौन सा स्टेशन है, पकड़ो इनको। ढूंढने गए, मिलते ही नहीं, फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही लोकेशंस, लेकिन लाइन कंटिन्यू चल रही है। अब आप देख रहे हो लोगों का दिमाग, ये वो लोग नहीं है जो 1857 में टेलीग्राफ लाइन यूज करना नहीं जानते थे, ये वो लोग नहीं है जो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो रिवोल्ट फेल हो गया था, ये वो लोग नहीं है जो बिना लीडर के एक लीडरलेस रिवोल्ट को दबते हुए देखे, ये वो लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जो इंटेलिजेंट हो चुके हैं, ये वो लोग हैं जो हर टेक्नोलॉजी को यूज करना ब्रिटिशर्स से ही सीख चुके हैं, ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हो चुके हैं, ये वो लोग हैं ये ब्रिटिशर्स को भगाना जानते हैं। इनमें दिमाग है, इनमें टेक्नोलॉजी यूज करने का तरीका आता है इनको। ये टेक्नोलॉजी और नई तरीके को यूज करके इन्होंने ब्रिटिशर्स को ही परेशान कर दिया, उन्हीं की टेक को यूज करके उन्हीं को परेशान कर दिया। तो यहां पे पैम्पलेट हो गया, रेडियोज हो गए, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की अलग अलग ग्रुप, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब साथ में यूनिटी के आगे बढ़ने लगे। सब यूनिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना। और रिलीजन, चाहे कोई भी रिलीजन हो, उनका अब एक ही दुश्मन था कि ब्रिटिशर्स को यहां से निकालो, भगाओ। मेन एम था ब्रिटिशर्स को यहां से भगाना है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया रिवोल्ट, ब्रिटिशर्स का एक्शन और ज्यादा एग्रेसिव, सनक गया ब्रिटिशर्स। उन्होंने कहा ऐसा है, ये जो पर्चे वर्चे बांट रहे हो ना, अब बताते तुमको। उन्होंने छोड़ दी आर्मी और बोला मारो, ये डू और डाई कर रहे हैं ना, तो डाई कराओ, अब इनको मारो। बहुत बुरा हाल हो गया, लाठी चार्ज कर दी गई। और ब्रिटिशर्स सबसे पहले वो काम करते जिससे उन्हें सबसे डर लगता था, क्या, प्रेस को बैन करो। वो पर्चे तो बैन नहीं कर पाएंगे, तो प्रेस को तो बैन करो, कम से कम वो ऑफिशियल न्यूज़पेपर जिसमें हमारे ही लोग छापते वो तो ना छपे, उल्टा सीधा। प्रेस को बैन किया गया, लाठी चार्ज की गई, इवन बंदूक की गोली वोली चलवा दी गई, 10,000 लोग मारे गए। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुका था, और उस वायलेंट मूवमेंट की वजह से ये मूवमेंट बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा था। अब आप मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ना, गांधी जी को आप शुरुआत से जानते हो, मैंने आपको शुरुआत से उनके बारे में सारी चीजें समझाई है जो हमने क्लासेस पढ़ी है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। अगर कोई मूवमेंट आपको लंबा चलाना है, आप एक लीडर हो और आपके ऊपर बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई मूवमेंट आपको लंबा चलाना है तो आप उस मूवमेंट के स्टार्टिंग में नहीं उतरोगे। ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट था। आप लोगों को मोटिवेट करके उतार दो,
जब लोग उतर जाए, लोग एक महीना मूवमेंट चला लेंगे। जब एक महीना मूवमेंट चल जाता है लोगों का, तो आप उतर जाओ, क्योंकि लोग थकने लग जाएंगे, लोग परेशान होने लग जाएंगे। जब लोग पिटने लग जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, तो आप उतरो। जब आप उतरोगे, क्योंकि लोग जब पिटने लग जाएंगे तो वो घबराएंगे, दबेंगे, परेशान होंगे, थकने लग जाएंगे, तो वो मूवमेंट छोड़ सकते हैं। तो आप उतर जाओ। जब आप उतर जाओगे मूवमेंट, तो वो लोग जो छोड़ने वाले होंगे दोबारा एनर्जाइज हो जाएंगे कि भैया हमारे लीडर आ गए, हमारे लीडर आ गए, चलो चलो चलो, इस टाइप से। गांधी जी ने गेम खेल दिया। फरवरी 1943 में बोले कि अब तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। ये अपनी जो जिद है ना, ये मूवमेंट है, ये रुकेगा नहीं। लोगों ने देखा, अरे भाई साहब अंकल तो खाना छोड़ दिए, हम कहां इतना थक रहे हैं, हम कहां डर रहे हैं, मूवमेंट तो चलेगा। लोग दोबारा एनर्जाइज हो गए, दोबारा मोटिवेटेड हो गए। अब उन्होंने बोला अब और तगड़े तरीके से और एनर्जी के साथ मूवमेंट चलाएंगे, और जोश के साथ मूवमेंट चलाएंगे, और भयंकर तरीके से। और गांधी जी का इस फास्ट एंड टू डेथ की बात सुन के कुछ इंडियन मेंबर्स थे जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहुंच चुके थे। इंडियन मेंबर्स, कुछ इंडियन लोग जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा हम नौकरी छोड़ रहे हैं, रिजाइन मार दिया। गांधी जी खाना नहीं खा रहे हैं, गांधी जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम तो नौकरी छोड़ देंगे। हम नौकरी छोड़ दी। वाइसरॉय टेंशन में आ गया, क्योंकि उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिजाइन मार दिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिजाइन मार दिया, वाइसरॉय टेंशन में आ गया, क्योंकि वाइसरॉय तभी तो कोई डिसीजन लेगा जब नीचे से वो डिसीजन बन के आएगा। बनाने वालों ने ही रिजाइन मार दिया, छोड़ दिया, तो अब वाइसरॉय और घबरा गया और टेंशन में आ गया। अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ब्रिटिशर्स बहुत भयंकर टेंशन में आ चुके थे। कैसे? सुनो, एक तो जो बहुत इलीट और पैसे वाले लोग थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, जैसे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो यू हेल्प कर रहे हैं वही रिजाइन मार दिए। दूसरा, उनको एक चीज समझ में आ गई थी, अगर अब इंडिया में रूल करना है तो बिना इंडियंस के सपोर्ट के हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो लीडर है, ये लीडर की लोग बात सुनते हैं। और अब इतना ज्यादा हो चुका है कि लोग बिना लीडर के भी उस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं जो लीडर्स ने बोली हुई है। इसका मतलब बिना लीडर्स के सपोर्ट के अब हम इंडिया में रूल नहीं कर सकते। ये ब्रिटिशर्स के दिमाग में घुस चुकी है चीज, ध्यान रखना। हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया को आजादी मिलने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि ब्रिटिशर्स अब इंडिया में रूल करना ही नहीं चाहते थे। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो वो करना ही नहीं चाहते थे, वो कर ही नहीं पा रहे थे, इसलिए वो निकल लिए। सच बता रहा हूं मैं आपको, प्रेशर और तरफ से भी बन गया था। तीसरा, ये जो मूवमेंट था ये पैन इंडिया स्प्रेड हो चुका था। अभी तक क्या था, इससे पहले जो मूवमेंट होते थे या तो बंगाल में होंगे, या महाराष्ट्र में होंगे, या पंजाब में होंगे, लोकल जगह पे होते थे, उनको वो सप्रेस कर देते थे। अब ये मूवमेंट एक जगह नहीं था, ये पूरे इंडिया में फैल गया था। तो ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आ रहा था, उनकी आर्मी लगी थी वहां वर्ल्ड वॉर में, ये मूवमेंट फैलता चला जा रहा था। लीडर्स और ज्यादा बुरी तरीके से सीक्रेटली काम कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स को तो खराब लग ही रहा था। इसका मतलब अभी जो सिचुएशन बन चुकी थी, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी थी, क्योंकि लीडर ना होने के बाद भी मूवमेंट फैल रहा था। ब्रिटिशर्स का हमेशा ये पॉलिसी रहती है, लीडर को अरेस्ट करो, लीडर को अरेस्ट करते ही लोग भराएंगे, जैसे लोग भराएंगे उनको डंडा बजा दो, क्योंकि वो छोटी सी जगह के लोग हैं। लेकिन जब पूरा का पूरा इतनी सारी जनता रोड पे उतर जाएगी डंडे लेके, तो ब्रिटिशर्स क्या कर लेंगे। और इस टाइम भी आपको पता है आर्मी खुद ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ओवरऑल जो थे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आ चुके थे। और इस पे तड़का मारा बंगाल के फैमीन ने। बंगाल में बहुत बड़ा फैमाइन आया, कम से कम 3 मिलियन लोग उससे इफेक्ट हुए। 3 मिलियन लोग इफेक्ट हुए, लाइफ बर्बाद हो गई। बहुत बड़ा फैमीन आया बंगाल के अंदर। इसका रीजन था, ये जो भुखमरी बंगाल के अंदर हुई थी ना, इसका रीजन था बहुत बड़ा। उसका रीजन क्या क्या था, सुनो बात ध्यान से। ये जब लोग परेशान हुए तो अब लोग और ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगी, समझ लो। ये लोग, अगर कहीं पे कोई भुखमरी होती है तो लोग किस पे बोलते, किसकी वजह से हुई, सरकार की वजह से हुई। सरकार कौन है इस समय, ब्रिटिश सरकार, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए 1943 का जो बंगाल फैमीन था वो भी ब्रिटिशर्स के लिए मुसीबत ही बना, क्योंकि लोग अगेंस्ट हो गए। कैसे? बंगाल फैमीन आने का रीजन क्या था, ब्रिटिशर्स ने कॉमर्शलाइज कर दिया था एग्रीकल्चर को। बोलते थे खाने पीने की चीजें मत उगाओ, फूड ग्रेन मत उगाओ, कॉटन उगाओ, पैसा मिलेगा। तो जब कॉटन उगाओगे तो लैंड इनफर्टाइल हो जाएगी, लैंड दोबारा से आपका खाने पीने की चीज उगा नहीं पाएगी, फूड ग्रेन उगा नहीं पाएगी। तो इन्होंने कहा भाई कॉमर्शलाइज करो एग्रीकल्चर को, बेचने वाली चीज उगाओ, जिसकी वजह से फार्मर और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। क्योंकि किसान का क्या है बेचारे का, उसको तो जो उगाना है वो खाना है और बचा हुआ बेच देना है। तो यहाँ पे सिस्टम ये हो गया कि वो जो उगा रहा है उसमें खाने के लिए क्या कैसे करेगा, वो सिस्टम बनाएगा जब आप उगाने ही नहीं दे रहे उसको खाने वाली चीज है। दूसरी चीज, जो भी वो उगता था सामान, उस सारा का सामान जो सोल्जर्स जो लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उनको पास भेज दिया जाता था, जाओ उधर भेज देते थे कि वो लोग खाएंगे। तो अब क्या होता था, अब ये होता था जो बेचारा किसान उगा रहा है वही नहीं खा पा रहा, तो आम जनता वैसे ही परेशान हो रखी है। तीसरा, बर्मा जो था, जहां से सबसे ज्यादा चावल की सप्लाई इंडिया में मंगाते थे ये लोग ब्रिटिशर्स, बर्मा जापान ने कब्जा लिया था। अब जापान ने कब्जा लिया तो चावल तो आ ही नहीं रहे। जब चावल आ नहीं रहे तो अब क्या होगा, तो चावल उगाओ और जो उगा रहे हैं वो भेजे जाएंगे इधर से उधर। इसका मतलब अल्टीमेटली जो आम जनता थी वो बहुत बुरी तरह परेशान हो रखी थी। आम जनता परेशान, आर्मी परेशान, लीडर परेशान, उधर से जापान ने किया परेशान।
तो टोटल कौन हुआ परेशान? ब्रिटिश हुआ परेशान। ब्रिटिश ने सोचा कि अब तो यहां से निकल लेना ही हमारे लिए सेहतमंद रहेगा, अगर हम निकल जाएंगे तो बेटर रहेगा। ये पॉलिटिकल सिनेरियो, ये जो सिनेरियो अभी चल रहा है, ये मैंने आपको बताया किस किस के बीच की सिस्टम चल रहा है। हिंदू क्या महासभा भी कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं, बहुत सारी पार्टीज है। उसके अलावा मुस्लिम लीग और साथ में कांग्रेस, ये तीन मेजर पार्टीज थी। इनके साथ साथ जो टसल चल रहा था वो ब्रिटिश का चल रहा था। ये तो इधर था। अब हम थोड़ा सा दूसरी साइड आते हैं, उधर का प्रोसेस सिनेरियो समझते हैं। देखो, आपको एक चीज समझ में आ चुकी है कि ब्रिटिशर्स अब भागने के कगार पे है। ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन चुका है, वो कभी भी भागने के लिए सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि अब हम भागेंगे। इंडियंस को ये चीज समझ में आ रही है कि वो भी भागने के लिए कोशिश, भगाने के लिए ब्रिटिशर्स को कर रहे हैं। उनको भी समझ में आ रहा है कि इनको भगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो। इस समय सब इंडियंस ही हैं, जब तक पार्टीशन नहीं हुआ तो सब लोगों को पता ही जाने वाले। तो अब इन लोगों ने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना, लोगों को कंफ्यूजन होता है इस चीज में। इन लोगों ने क्या किया, देख रहे हो दोस्ती, इन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, अब इनको ये लगा कि ये तो भाग जाएंगे, ब्रिटिशर्स को हम भगा लेंगे, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा आ गया था। तो अब हम आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें आगे क्या, हम दोनों को क्या करना है। क्योंकि तुम भाई साहब जिन्ना जी, आप मांग रहे हो पाकिस्तान, है ना, हम नहीं दे पाएंगे, तो आपस में थोड़ा सा सुलह कर लेते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीजन लेते हैं। तो दो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बातें सामने रखी गई। ब्रिटिशर उधर परेशान हो रखे हैं, ब्रिटिशर को परेशान कर दिया इन लोगों ने। अब ये अपनी बातें कर रहे हैं कि आज जरा एक बार मिल लेते हैं और डिसीजन लेते हैं। यहां पे सीआर दास जी ने एक राजगोपालाचारी फॉर्मूला बनाया 1944 में, 1944 में। अभी हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डिस्कशंस की बात करेंगे, दो इंपॉर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि उनको लग रहा है ब्रिटिशर्स हम निकल लेंगे। जब ब्रिटिशर्स निकल लेंगे, उनको लग रहा है, तो इसका मतलब अब वो कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। सुनो, 1944 के आसपास ये राजगोपालाचारी फॉर्मूला आता है। इस राजगोपालाचारी फॉर्मूला में सीआर दास जी क्या कहते हैं, एक पूरा कच्चा चिट्टा बनाते हैं, एक पेपर बनाते हैं और भेजते हैं लीग में, मुस्लिम लीग में। कहते हैं ये हमारी तरफ से पॉइंट है। इसको लिखा अपने इस पत्र में, इन्होंने पहला पॉइंट लिखा, किसको भेज रहे हैं, पॉइंट लिख के, ये पॉइंट लिख के भेज रहे हैं मुस्लिम लीग को कि भाई साहब एक्सेप्टेंस दे दो तो अपना फाइनल हो जाए, हम बाद में ना लड़े। इन्होंने कहा कि हमारे पास दो स्टेज है, पहला स्टेज और सेकंड स्टेज। पहली स्टेज है वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म हुई किसी को नहीं पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। वॉर के टाइम पे वॉर कब खत्म हुई किसी को क्या पता। दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इन्होंने कुछ पॉइंट्स देखे। पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ना, देखना, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जॉइंटली डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। मतलब आज से अब हम क्या करेंगे, इस चीज को मान लो कि अब हम लोग मिलके ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मांगेंगे। आप एक ध्यान से बात सुनो, ब्रिटिशर इनकी सुन नहीं रहे, ब्रिटिशर इनको लाठी मार रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि अब ब्रिटिशर्स भाग जाएंगे तो हम अपना पहले डिसीजन ले लें। समझ में आ रहा है, ऐसी फालतूगिरी कर रहा है, कुछ कर नहीं रहे ये लोग, फालतूगिरी कर रहे हैं, चाय पीने बैठ जाते हैं इधर उधर से और वो लोगों को बुला लिया, डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ होने नहीं वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। इनका पहला पॉइंट ये था कि हम लोग मिलके इंडिपेंडेंस डिमांड करेंगे, ठीक है। इन्होंने बोला जब तक ब्रिटिशर्स चले नहीं जाते तब तक हम एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना लेंगे, एक इंटरिम गवर्नमेंट बना लेंगे, एक ऐसी गवर्नमेंट बना लेंगे, टेम्परेरी गवर्नमेंट बना लेंगे। अपने आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स से कुछ नहीं पूछ रहा, ब्रिटिशर्स करेंगे ये सब चीजें, लेकिन ये आपस में डिस्कशन करके खुश हो रहे हैं कि ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, फालतूगिरी कर रहा है। तो ये दो पॉइंट इन्होंने बनाए फर्स्ट स्टेज के। सीआर दास जी ने कहा कि ऐसा होगा फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में बोलते हैं जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगी, ये सब हो जाएगा, चल रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है ना। इन्होंने कहा कि पहले हम लोग मिलके इंडिपेंडेंस डिमांड करेंगे। दूसरा इन्होंने बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों मिलके एक इंटरिम टेम्परेरी गवर्नमेंट बना लेंगे। अच्छा, तब तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगी, सपने चल रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस है ना, और जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है, बंगाल हो गया, आसाम हो गया, उधर वाले जो एरियाज हैं, उनमें जाके हम क्या करेंगे, हम वोटिंग करवाएंगे लोगों से। सीआर दास जी मुस्लिम लीग को ये पत्र भेज रहे हैं और इन पे साइन मांग रहे हैं, एक्सेप्ट कर लो, बाद में लड़ाई ना हो हमारी, वोटिंग कराएंगे। और अगर लोग बोलेंगे कि हाँ हमें सेपरेट कंट्री चाहिए, वहां के लोग बोलेंगे तो हम सेपरेट कंट्री देंगे। बात को समझना, हम नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में, बंगाल वाले एरियाज में जाके, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहां पे जाके वोटिंग कराएंगे। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में भी कराएंगे, जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहां के लोग अगर बोलेंगे हमें कि हमें सेपरेट कंट्री चाहिए, तो हम सेपरेट कंट्री के डिसीजन पे आएंगे। अगर वो सेपरेट कंट्री वाली बात मान ली जाती है, लोग कहते हैं हमें सेपरेट कंट्री चाहिए, तो फिर हम लोग कांग्रेस और मुस्लिम लीग बैठ के एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। उस एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग एक जॉइंट वर्किंग कमेटी टाइप बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे जो मिलके मेन जो पॉइंट्स है, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, डिफेंस, ये कॉमन तरीके से देखा जाएगा। मतलब इन्होंने ये बोला कि भैया
पहले तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म नहीं होगी, जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम आपस में मिलजुल के इंडिपेंडेंस मांगते रहेंगे और एक गवर्नमेंट बना लेंगे। मतलब बेसिकली हम आपस में डिसाइड कर लेंगे कौन किस पोस्ट पे बैठेगा, जो गवर्नमेंट आने वाली सरकार, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, तब हम जहां जहां मुस्लिम मेजोरिटी है हम वोटिंग करा लेंगे, उनसे पूछ लेंगे तुम्हें कंट्री चाहिए पाकिस्तान या नहीं चाहिए। अगर लोग बोलेंगे नहीं चाहिए तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर वो बोलेंगे कि चाहिए, अगर वो बोलेंगे चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन चीजें जो है कम्युनिकेशन, डिफेंस, कॉमर्स, इनको सेंटर पे अटैच करा देंगे, बाकी सब चीजों के लिए तुम्हें फ्री होल्ड छोड़ देंगे पाकिस्तान में। अब आप मुझे बताओ, ये सीआर दास जी का जो फॉर्मूला है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, फालतू नहीं बोलता मैं। सीआर दास जी का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 1944 का, ये फॉर्मूला क्या जिन्ना एक्सेप्ट करेगा? आप मुझे सोच के बताओ। मैंने आपको क्या बोला था, जिन्ना वही चीज एक्सेप्ट करेगा जहां पाकिस्तान लिखा दिखेगा। क्या इसमें पाकिस्तान लिखा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जिन्ना क्या कहता है, गांधी जी दोस्ती मत दिखाओ और सीआर दास जी को मेरे सामने इस तरीके से मत लाओ। जिन्ना स्टाइल में पोज मार के बैठते हैं और कहता है ये पर्चा ऐसा है ना, अपने पास ही रखो, और मेरे पास भेजा तो उल्टा करता है पर्चा और अपने 4 पॉइंट लिख के भेज देता है, बोलो इस पे साइन करके पहले तुम भेजो। सीआर दास जी मतलब आपस में चिट्ठी पत्री कर रहे हैं, बेमतलब में फालतूगिरी कर रहे हैं, बैठे हुए घर में एसी में फालतूगिरी कर रहे हैं, उधर लोग मर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो हो रहा है, टेंशन चल रही है, समझ रहे हो। इन्होंने क्या किया, पर्चे को उल्टा किया, 4 पॉइंट अपने लिखे, बोले इस पे साइन करके तुम भेज दो जरा। इन्होंने क्या पॉइंट लिख के भेजे, जिन्ना बोलते हैं ये सबसे पहले तो कांग्रेस मेरी डिमांड एक्सेप्ट करेगी, पाकिस्तान को ऑफिशियली बोलेंगी। मैंने कहा इसका पहले एक ही ठाना हुआ है, ये सर पे पाकिस्तान ले घूम रहा, पाकिस्तान लिख के दो तब बात आगे होगी। तो इसने पहले ही बोला, पहले मेरी टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट करो, पाकिस्तान बोली बात पे एक्सेप्ट करो, पहला पॉइंट। दूसरा कहता है, ये जो कॉमन सेंटर की बात कर रहे हो ना तुम, कि कम्युनिकेशन डिफेंस की मिलके करेंगे, हम नहीं करेंगे, हमें अलग चाहिए, हमें अपना अलग चाहिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा कहता है, ये जो वोटिंग वाली बात कर रहे हो ना, बेवकूफ मत बनाओ, ये जो वोटिंग वाली बात कर रहे हो ना, ये वोटिंग मुस्लिम एरियाज में होगी और इसमें से मुस्लिम भी वोट करेंगे कि उन्हें कंट्री चाहिए कि नहीं चाहिए, हिंदू वोट नहीं करेगा वहां पे रहने वाला। ये 3 पॉइंट लिख के जिन्ना सेम उसी पर्चे में जिस पर्चे को दास जी ने भेजा होता है वो वापस कर देता है। अब आप मुझे बताओ, कांग्रेस की तरफ से एक पर्चा आया था, उसमें पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, सामने क्लियर है, जिन्ना पाकिस्तान के बिना कुछ कर नहीं सकता, उसको पाकिस्तान ही चाहिए, वो पाकिस्तान यहां लिखा हुआ उसके पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान ही चाहिए। इसका मतलब आप तो एक रिजेक्ट करेगा, तो सीआर दास फॉर्मूला अल्टीमेटली हो जाता है फेल, और सीआर दास जी और जिन्ना की दोस्ती नहीं हो पाती है। समझ में आ गया? सिस्टम ने चल रहा, ब्रिटिशर्स परेशान हो चुके हैं, कभी भी निकल लेंगे, कभी भी निकल लेंगे, हर तरफ से प्रेशर बन रहा है। उधर ब्रिटिश के अंदर इलेक्शन होंगे और वहां पे इलेक्शन जीत जाएगा एक ऐसा बंदा जो लेबर पार्टी का बंदा होगा, जो एक नॉर्मल इंसान होगा, वो जीत जाएगा और विंस्टन चर्चिल को बहुत बुरी हार मिलेगी, जिसकी वजह से विंस्टन चर्चिल फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। समझेंगे उसको भी हम। तो लेबर पार्टी का जो बंदा आएगा वहां प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो थोड़ा सा इंडिया को लेके ढील देगा कि करो यार, छोड़ो इनको, इस टाइप से, और माउंटबेटन को भेजा जाएगा। एक और फॉर्मूला, एक और पैक्ट मान लो, एक और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में टसल चल रहा है, इसको सॉल्व किया जाए। दोबारा क्या करते हैं, देसाई लियाकत पैक्ट है 1945 में, दोबारा ऐसी कोशिश होती है सीआर दास फॉर्मूला फेल होने के बाद कि फिर से कुछ करते हैं। तो एक प्रपोजल ड्राफ्ट करते हैं जिनका नाम होता है भोलाभाई देसाई, कांग्रेस की तरफ से ये एक प्रपोजल ड्राफ्ट करते हैं देसाई जी, और एक लियाकत जी है, उनके अच्छे दोस्त होते हैं, मुस्लिम लीग में लियाकत भाई थे। तो ये भोलाभाई देसाई जी कहते हैं लियाकत जी को, लियाकत भाई ये फॉर्मूला मेरा अपना लिख लो, दारसी का फॉर्मूला तो फेल हो गया था, मेरा नया फॉर्मूला है, इस पे साइन कर दो यार, दोस्ती कर लेते हैं, लड़ाई वड़ाई माफ करो है। तो ये क्या करते हैं, ये अपना फॉर्मूला लिख के भेजते हैं। ये फॉर्मूले में पहला पॉइंट लिखते हैं, आप देखो कुछ हो नहीं रहा है, फालतूगिरी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स से कुछ पूछ नहीं रहा, वो वही करेंगे जो करेंगे, ये तो अपना टाइम पास चल रहा है इनका। ये बोलते हैं पहले पॉइंट में कि हम लोग क्या करेंगे, जो सिस्टम बना रहे हैं, जो लोग हमारी सरकार में आएंगे उसमें जो 20% सीट्स होंगी वो माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड होंगी, और वो सीट्स जो होंगे, जो लोग उस पे आएंगे, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के नॉमिनेटेड मेंबर्स आएंगे। मतलब फिर वही फालतू बात कि एक गवर्नमेंट बनेगी, उस गवर्नमेंट में लोग आएंगे, उसमें 20% लोग में रिजर्वेशन होगा, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोग सारे होंगे, फिर यही फालतूगिरी की बात भेजी। और अब लियाकत जी ने ऐसा कहा इनसे कि ऐसा है भाई साहब देसाई जी, पाकिस्तान लिख दो इसमें और भेजो, अदरवाइज अपने पास रखो और समोसा रख के खाओ, इसमें पाकिस्तान चाहिए चाहिए चाहिए। इन्होंने सीधा बोल दिया। लियाकत भाई की बात सुनकर देसाई जी काफी गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि मेरा फॉर्मूला भी फेल कर दिया। मतलब यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगातार फेल हुए हैं, 2 कोशिशें लगातार फेल हुई हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में दोस्ती कराने की कोशिश थी। समझ में आ गया होगा। अभी का सिनेरियो ऐसा बन चुका है कि जो अपना क्विट इंडिया मूवमेंट था वो काफी बुरी तरीके से, ब्रूटल तरीके से दबाया जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, लोगों को अरेस्ट किया गया है, मार दिया गया है। तो वो मूवमेंट ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। गांधी जी फास्ट अनटू डेथ करके बैठ गए कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन अब तो देश आजाद होगा। इधर
कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये सोच के कि भैया अब तो ब्रिटिशर जाएंगे जाएंगे, गांधी जी बैठ गए, अब तो खाना छोड़ के तो अब हम लोग आपस में दोस्ती कर लेते क्योंकि हमें गवर्नमेंट बनानी है, वो अपना सोचने लग गए कौन किस पोस्ट पे जाएगा। 2 बार कोशिश की गई, दोनों कोशिशें फेल हो गई बुरी तरीके से। सिस्टम कुछ ऐसा बन चुका है, लेकिन अभी सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। वो चेंज लेके आएगी वर्ल्ड वॉर 2 का रिजल्ट। वर्ल्ड वॉर 2 के रिजल्ट के बाद कुछ नए लोग इंडिया के अंदर आने वाले हैं। वो नए लोग इंडिया के अंदर बहुत सारे चेंज लेके आने वाले हैं। उन चेंज को हम समझेंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक इन क्लासेस को रिवाइज कर लो, बहुत सारी क्लासेस हो गई है, इनको एक बार रिवाइज कर लो और मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। लाइफ में आगे बढ़ना है, उसके लिए मेहनत कर रही है और मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। पीछे हटने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता है। समझ में आ गया होगा। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ईपीएफओ, एसएससी, सिविल सर्विसेज सबका कोर्स है, बहुत नॉमिनल सी फीस है, आराम से ज्वाइन कर सकते हो अगर आप स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हो। पहला वाला कमेंट चेक कर लेना, अच्छा लगता है लेक्चर तो बता देना, मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए कंटिन्यूटी के साथ लेक्चर्स हम लोग बनाते रहें टाइम निकाल के। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक मस्त रहो, खुश रहो। नेक्स्ट पॉलिटिकल लेसन लेके आऊंगा। थैंक यू। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the क्वेश्चन लेक्चर्स। व्हाट विल डू, विल कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, प्रीवियस ईयर से उठा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए हैं, चाहे एसएससी के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.